पियोन था, एक चपरासी था उस समय, जो बाबा साहब को ऊपर से डालकर पानी पिलाया करता था। बाबा साहब लिखते हैं अपनी एक बुक वेटिंग फॉर वीज़ा में कि जिस दिन वो पियोन एब्सेंट रहता था, छुट्टी पर रहता था, उस दिन मुझे पूरे दिन प्यासा रहना पड़ता था। यहाँ तक कि नाई भी उनके बाल नहीं काटा करते थे, ये कहकर कि हम पशु जानवरों के बाल काट सकते हैं लेकिन तुम जैसे लोगों के बाल नहीं काटेंगे। तो बाबा साहब के बाल भी उनकी बड़ी बहन तुलसा काटा करती थी। देखिए यहाँ पर है कि बाबा साहब की पढ़ने में कितनी रुचि थी। उन्होंने किसी चीज़ की डिमांड नहीं की कि मेरे पास अच्छा बैग होगा या अच्छे जूते होंगे या जो सुविधाएं दूसरों के पास है वो होंगी, मैं तभी स्कूल जाऊंगा। हर सिचुएशन में बाबा साहब ने अपनी पढ़ाई को ही डेडिकेट किया। एक बार की बात होती है, एक पैनल इंस्पेक्शन स्कूल में आता है और वो कुछ क्वेश्चन पुटअप करता है। तो क्लास के अंदर बैठे हुए जो सवर्ण समाज के बच्चे थे, सवर्ण तो सब समझते होंगे, जो हाई कम्युनिटी जाति वर्ग के लोग, जो सवर्ण बच्चे थे उसका कोई आंसर नहीं दे पाता। बाबा साहब का हाथ उठता है पीछे से और उसका एक्यूरेट आंसर दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो टीचर बोर्ड पर सॉल्व करने के लिए देते हैं। तो बाबा साहब जैसे ही बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उन्हें रोक दिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि उस समय का जो बोर्ड था, ब्लैक बोर्ड, वो एक टेबल पर रखा हुआ था और उसी टेबल पर उन सभी सवर्ण बच्चों के लंच बॉक्स रखे हुए थे। तो इसलिए रोक दिया गया कि बाबा साहब अगर बोर्ड की तरफ बढ़े और उनकी परछाई उनके लंच बॉक्स पे पड़े तो वो अपवित्र हो जाएंगे। कि मेरा बेटा आगे चलकर कुछ बड़ा काम करे, महान बने। लेकिन 2 फरवरी 1913 को बाबा साहब के फादर सूबेदार राम जी का निधन हो जाता है और बाबा साहब की आगे की पढ़ाई बहुत ज़्यादा बाधित हो जाती है। बाबा साहब के एक प्रोफेसर थे, दादा अर्जुन कैलुस्कर, वो जानते थे कि बाबा साहब कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने इंटेलेक्चुअल हैं। वो बाबा साहब की सिफारिश करते हैं सयाजीराव गायकवाड़ से। ये सयाजीराव गायकवाड़ है, बड़ौदा रियासत के महाराज, कि ये लड़का आगे चलकर कुछ कर सकता है, कुछ बन सकता है, हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। सयाजीराव गायकवाड़ बाबा साहब को विदेश पढ़ाई के लिए जाने के लिए 11.5 पाउंड की स्कॉलरशिप देते हैं। 11.5 पाउंड की स्कॉलरशिप उस समय की आज हम कन्वर्ट करेंगे तो 1 लाख रुपए के समथिंग बैठेगी आज। वो स्कॉलरशिप तो देते हैं लेकिन उसके साथ एक बॉन्ड था कि हम आपको स्कॉलरशिप तो दे रहे हैं विदेश जाने पढ़ने के लिए, लेकिन जब आप विदेश से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके वापस भारत लौटेंगे तो आपको हमारी रियासत में 10 साल तक सर्विस देनी होगी। बाबा साहब उनसे स्कॉलरशिप लेते हैं और कोलंबिया कैंपस में स्टडी के लिए चले जाते हैं। थोड़ा बंद है किसी रीज़न से, इसमें कोलंबिया कैंपस को दिखाया है। कोलंबिया में बाबा साहब का जो मेन सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स, इसके अलावा बाबा साहब ने बहुत सारे एंसेलरी सब्जेक्ट पढ़े जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सभी सब्जेक्ट में बाबा साहब मास्टर्स थे। और जिस समय बाबा साहब कोलंबिया पढ़ने के लिए गए थे तो माई जी ने, माई जी मीन्स किसे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, माई जी जिसे बोला मैंने, जो बाबा साहब की जो फर्स्ट वाइफ थी, ठीक है, माता रमाबाई, माई जी ने बाबा साहब के लिए, जैसे आमतौर पर हमारे घरों में, गाँव में जो रोटियां सूख जाती हैं या पूड़ी सूख जाती हैं तो उसे कूट कर उसे उसका लड्डू बनाया, मतलब कुछ मिठास से उसका लड्डू की तरह बांध दिया। बाबा साहब उसे कोलंबिया लेकर गए थे पढ़ने, क्योंकि बाबा साहब के पास कैफेटेरिया में जाकर कुछ फास्ट फूड या बर्गर खाने के लिए पैसे नहीं थे, तो बाबा साहब उसी सूखी रोटी के लड्डू को अपने जेब में रख के ले जाते थे और चोरी से खाते थे। चोरी से मतलब शर्म की वजह से, क्योंकि और लोगों ने जब देखा, क्योंकि और लोग तो जब उन्हें कुछ खाना होता था तो कैफेटेरिया में या जाकर लंच करते थे, तो बाबा साहब के जो और साथी थे वो सोचते थे कि डॉक्टर अम्बेडकर इंडिया से कुछ फेमस चीज़ लेकर आए हैं जो हमसे छुपा कर खा रहे हैं, जो हमें दिए बगैर खा रहे हैं। तो एक बार बाबा साहब के फ्रेंड्स ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया कि ये क्या फेमस चीज़ है जो तुम हमें नहीं दे रहे और बिना हमें दिए खा रहे हो। तो फिर बाबा साहब ने ऐसे बताया कि ये कुछ फेमस चीज़ नहीं है, मेरे पास तुम्हारे तरह खाने के लिए पैसे नहीं है, ये मेरी वाइफ ने, जैसे आपके यहाँ पर ब्रेड सूख जाती है उसी तरह से हमारे यहाँ पर रोटियाँ बनती हैं, वो सूख जाती हैं और उसमें मिठा, ये बासी रोटी का लड्डू है। तो बाबा साहब इस तरह से उन्होंने अपना वहाँ पर करके खाते थे। बाबा साहब लाइब्रेरी खुलने से पहले पहुँच जाते थे और लाइब्रेरी बंद होने तक वहाँ पर अपनी स्टडी जारी रखते थे। वहाँ से बाबा साहब ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी और वो लंदन जाते हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेने डॉक्टरेट ऑफ साइंस के लिए, ग्रेजुएशन में बैरिस्टर एट लॉ के लिए। लेकिन उसी समय क्या था, जो प्रथम विश्व युद्ध था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से बाबा साहब को जो स्कॉलरशिप मिलती थी वो डिसकंटिन्यू हो जाती है, जिसकी वजह से बाबा साहब को वापस भारत लौट आना पड़ता है। बाबा साहब वापस भारत लौटते हैं और यहाँ बड़ौदा जाते हैं। ये बड़ौदा महाराज हैं सयाजीराव गायकवाड़ और ये उनका लक्ष्मी विलास महल। तो बाबा साहब और महाराज के बीच जो एग्रीमेंट हुआ था, क्या एग्रीमेंट था, 10 साल सर्विस देंगे। तो उस आधार पर बाबा साहब यहाँ पर आते हैं
और बड़ौदा रियासत में मिलिट्री अकाउंट ऑफिस में एज ए PCS ऑफिसर यहाँ पर बाबा साहब मिलिट्री सेक्रेटरीट के पोस्ट पर सर्विस देते हैं, एज ए PCS ऑफिसर हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ भी उनके साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन होता है कि अगर वो किसी पियोन से पानी मांगते हैं तो कोई पियोन उन्हें पानी तक ला कर नहीं देता। ओरिजिनल वीडियो नहीं ओरिजिनल, ये क्लिप है किसी मूवी की। फाइल मांगते हैं तो उन्हें फाइल भी दूर से फेंक कर दी जाती है जाति की वजह से। तो बाबा साहब इसकी शिकायत करते हैं सयाजीराव गायकवाड़ से कि महाराज मैं अपने समाज में सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति हूँ, आपने मुझे इतने बड़े पद पर भी नियुक्त किया है, लेकिन फिर भी मेरे साथ इस तरह का भेदभाव किया जाता है। तो महाराज कहते हैं कि मैं अभी इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अभी जाति प्रथा ही अपनी चरम सीमा पर फैली हुई है। क्योंकि लोग इनके भी अगेंस्ट आ जाते हैं कि एक महार को या निम्न जाति वर्ग के व्यक्ति को इतने ऊँचे पद पर उन्होंने अपॉइंट कर दिया। हालांकि ये बाबा साहब को अपना फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहते थे, लेकिन जाति व्यवस्था के आगे ये विवश थे। लेकिन जब बाबा साहब यहाँ पर सर्विस दे रहे थे उस समय उन्हें रहने के लिए कहीं घर नहीं मिल पाया, कोई किराए पे घर देने के लिए तैयार नहीं हुआ जाति की वजह से। तो बाबा साहब एक पारसी धर्मशाला पहुँचे और पारसी धर्मशाला में भी बाबा साहब को मना कर दिया जाता है कि ये धर्मशाला सिर्फ पारसी लोगों के लिए है, आप यहाँ पर नहीं रह सकते। तो बाद में पारसी धर्मशाला का मैनेजर बाबा साहब को सुझाव देता है कि अगर आप रजिस्टर में अपना पारसी नाम लिखवाते हैं और हमें डबल रेंट पे करते हैं तो आप यहाँ पर रह सकते हैं, और उसके बाद भी आपको कोई सेपरेट रूम नहीं बल्कि स्टोर रूम में रहना होगा। बाबा साहब से पारसी नाम लिखवाया जाता है, डबल रेंट पे करने के बाद भी बाबा साहब को स्टोर रूम में रहना पड़ता है। इतना सब होने पर भी जब कुछ कट्टरपंथी पारसियों को ये बात पता चलती है कि ये पारसी नहीं है बल्कि निम्न जाति वर्ग से है या महार है, तो लाठी डंडे लेकर बाबा साहब को वहाँ से भगाने के लिए आ जाते हैं। फिर बाबा साहब फाइनली डिसीज़न ले लेते हैं कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मैं यहाँ से रिज़ाइन करके वापस अपने होम टाउन बम्बई लौटूंगा। हालांकि एग्रीमेंट कितने साल के लिए हुआ था? 10 साल के लिए। इतना डिस्क्रिमिनेशन बाबा साहब को, इतना भेदभाव सहन करना पड़ा कि बाबा साहब को यहाँ से 11वें दिन रिज़ाइन करना पड़ा। लेकिन मुस्लिम, सिख, ईसाई हम जो भी हैं वो बाद में हैं, लेकिन हमारा जो मेन विज़न और प्रथम उद्देश्य जो होना चाहिए वो प्रथम भारतीय और अंत तक भारतीय ही रहने का होना चाहिए। वी आर फर्स्ट इंडियन एंड लास्ट इंडियन। जी, बाबा साहब ने कहा कि आई वांट ऑल पीपल टू बी इंडियन फर्स्ट एंड इंडियन लास्ट, नथिंग एल्स बट इंडियन। उन्होंने एक बार कहा कि अगर कोई मेरे व्यक्तिगत हित और देश के हित में से किसी एक को चुनने के लिए कहेगा तो मैं देश के हित को पहले चुनूंगा, लेकिन अगर कोई दलितों के हित, वंचितों के हित और देश के हित में से किसी एक को चुनने के लिए कहेगा तो मैं देश के हित को ना चुनकर वंचितों के, दलितों के हित को चुनूंगा। बाबा साहब के इस बयान पर उन्हें उस समय देशद्रोही करार भी दिया गया। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग मुझे देशभक्त कहें या देशद्रोही, लेकिन बाद में जब इतिहासकार मेरे जीवन संघर्ष का सच्चा लेखा जोखा कर देंगे उस समय उन्हें मेरी देशभक्ति का भी एहसास अपने आप हो जाएगा। रिज़ाइन करने के बाद बाबा साहब वापस अपने होम टाउन बम्बई लौटने के लिए जब स्टेशन पर पहुंचे तो देखते हैं उनकी ट्रेन छूट चुकी थी और वो ट्रेन फिर अगली सुबह की थी। तो बाबा साहब स्टेशन के पास में एक सयाजी पार्क में बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और वहाँ बैठकर बाबा साहब रोने लगते हैं। ये सोचकर रोने लगते हैं कि मैं अपने समाज में सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति हूँ, कोलंबिया जैसी विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी है, मिलिट्री सेक्रेटरीट जैसी पोस्ट पर मैं अपॉइंट रह चुका हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ इस तरह का जातिगत भेदभाव किया जाता है। तो मेरा समाज तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, मेरे समाज में तो दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं, उपेक्षित लोग हैं, महिलाएं हैं, और जो अशिक्षित हैं उनके साथ फिर कैसा व्यवहार किया जाता होगा जब मेरे इतने शिक्षित होने के बाद इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह का व्यवहार किया जाता है। तो बाबा साहब यहाँ पर संकल्प लेते हैं रोते हुए कि मेरा आगे से जो जीवन होगा वो समाज में सामाजिक परिवर्तन करने के लिए ही समर्पित होगा और मैं समाज में परिवर्तन लाकर एक सामाजिक योद्धा बनूंगा। तो आज बाबा साहब जो इतने महान बन पाए हैं, इतने महान बनने का चरण यहीं से शुरू हुआ। अगर बाबा साहब ने शायद यहाँ पर ये संकल्प ना लिया होता तो शायद इतने महान ना बन पाते और हमारे अधिकारों की लड़ाई भी ना लड़ पाते। तो जिस जगह बाबा साहब ने ये संकल्प लिया बड़ौदा में, इस जगह को संकल्प भूमि कहा गया और अम्बेडकर फॉलोवर्स 23 सितंबर को संकल्प दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अभी एक ही ग्रुप है ना? पहले यहाँ अक्षरधाम गया स्टेशन से ज़्यादा। आप यहाँ समझाओ अक्षरधाम गया स्टेशन में। देखिए ये भी कोलाबा पिक्चर्स बाबा साहब से रिलेटिव है। बाबा साहब ने जब बड़ौदा से रिज़ाइन किया और
वो लगातार लेटर लिखते हैं फिर उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि भारत में एक ऐसा तबका भी है जिसके साथ पशुओं से भी ज़्यादा गलत व्यवहार किया जाता है, तो आप उस पर संज्ञान या एक्शन लीजिए। बाबा साहब के लगभग 10 साल तक लेटर लिखने के बाद 1927 में सर हेनरी साइमन के नेतृत्व में एक कमीशन का गठन हुआ जिसे साइमन कमीशन कहा गया। साइमन कमीशन भारत में वंचितों की स्थिति को देखने के लिए एज ए सर्वे आया था कि भारत में वंचित कहाँ स्टैंड करते हैं, उनका स्तर क्या है, पढ़ाई लिखाई का, खान पान का, रहन सहन का, पहनावे का, शिक्षा का। और इस आधार पर साइमन कमीशन भारत में वंचितों को उनके राजनीतिक और सामाजिक अधिकार देना चाहता था, जिससे कि वंचित भी एक सामाजिक दायरे में आए, उनकी स्थिति में सुधार हो। लेकिन भारत में व्यापक स्तर पर इसका विरोध हुआ और इसे काले झंडे दिखाए गए। साइमन गो बैक के नाम से इसका बायकॉट किया गया। हालांकि जो हम बुक्स में पढ़ते हैं हमें पढ़ाया जाता है कि साइमन कमीशन का इसलिए विरोध हुआ क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। लेकिन बाबा साहब इसके एकमात्र भारतीय सदस्य थे और बाबा साहब के ही प्रतिवेदन पर ये भारत आया था जो वंचितों को उनके राजनीतिक और सामाजिक अधिकार देना चाहता है। वो किताब में भी नहीं है। ये पुणे की ऐतिहासिक यरवदा जेल है जहाँ पर बाबा साहब ने गांधी जी का आमरण अनशन तोड़वाया, क्योंकि बाबा साहब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से, दूसरे गोलमेज सम्मेलन से सेपरल इलेक्टोरल की मांग कर चुके थे और कम्युनल अवार्ड उन्होंने जीता, जिसमें जो वो वंचितों के लिए डबल वोटिंग पावर उन्होंने जीती थी, जिससे कि वंचित 2 वोट दे सके। एक वोट वो अपने कैंडिडेट को अपने में से जिताकर विधानमंडल में भेजें और दूसरा एक जनरल कैंडिडेट को भी वोट करें। लेकिन गांधी जी ने जेल में रहते हुए इस व्यवस्था का विरोध किया और वो आमरण अनशन पर चले गए। बाबा साहब के ऊपर बहुत दबाव बनने लगा कि गांधी जी की जान बचाओ। बाबा साहब ने भी कहा कि मैं अकेले गांधी की जान बचाकर अपने करोड़ों अनुयायियों की जान कुर्बान नहीं कर सकता। बाबा साहब के ऊपर दबाव बनने लगे तो गांधी जी की वाइफ कस्तूरबा गांधी जाती हैं बाबा साहब के पास और अपनी झोली फैलाती हैं कि मुझे मेरे पति के प्राणों की भीख दे दीजिए। बाद में बाबा साहब जाते हैं और गांधी जी का आमरण अनशन तोड़वाते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बाबा साहब ने गांधी जी को भी जीवन दान दिया है। जी ठीक है। ये विभाजन के ऊपर एक बुक लिखी थी बाबा साहब ने 1940 में। ये बुक लिख दी थी थॉट्स ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, जिसमें बाबा साहब ने लिखा कि अगर भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान बनने के क्या क्या बैड रिजल्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। और ये बाबा साहब से रिलेटिव प्लेस है क्योंकि ये गेट ऑफ इंडिया है, मुंबई का प्रतीक चिन्ह। बाबा साहब का जो घर है वो राजगृह दादर में है मुंबई में। तो और ये लाल किला कनॉट प्लेस, कश्मीरी गेट, ये बाबा साहब का लास्ट रेजिडेंस था जी। और इसी रूट पर हम आगे जाएंगे तो सभी नियर अबाउट इसी के पड़ते हैं। इससे पहले जब बाबा साहब कानून मंत्री थे 1951 में, 1951 में जब वो कानून मंत्री थे तो जब उन्होंने रिज़ाइन किया 1951 में, उन्होंने वो आवास भी छोड़ दिया। यहाँ से थोड़ी दूर था जो बाबा साहब का आवास था, पटियाला हाउस, हार्डिंग एवेन्यू 1 नंबर कोठी में बाबा साहब रहते थे। तो जब उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया तो वो आवास भी छोड़ दिया और अपने सभी साथियों से कहा कि मुझे दिल्ली में रहने के लिए घर की ज़रूरत है, आप मुझे घर ढूंढ कर दीजिए। बाबा साहब ने कहा कि मेरे लिए घर ऐसा ढूंढना जिसमें मेरी सारी किताबें भी समा जाएँ। तो बाबा साहब के साथी बोले बाबा साहब किताबें भी समा जाएँ, उसके लिए घर क्या, फिर तो आपको कोठी की ज़रूरत है, क्योंकि बाबा साहब के पास उस समय लगभग 50,000 किताबों का कलेक्शन था। तो बाबा साहब के साथी बोले बाबा साहब फिर तो कोठी ढूंढनी पड़ेगी। तो ये वाली जो कोठी थी ये राजस्थान की सिरोही रियासत के महाराज की कोठी थी और उन महाराज पर कभी राजद्रोह का केस हो गया था, क्योंकि उस समय ब्रिटिश थे जी। उन पर राजद्रोह का केस हो गया था, जिसके आधार पर उन्हें फांसी या देश निकाला कुछ भी हो सकता था। बाबा साहब ने उनका केस अपने हाथ में लिया और उन्हें जिता कर लेकर आए। जब ये बात उन महाराज को पता चली कि बाबा साहब ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उन्हें दिल्ली में रहने के लिए कहीं घर नहीं मिल पा रहा, उन्होंने फ़ोन किया बाबा साहब के पास कि डॉक्टर साहब अपने मंत्री पद से रिज़ाइन कर दिया और दिल्ली में कहीं रहने के लिए घर नहीं मिल पा रहा, तो आप कहीं मत ढूंढिए, आप सीधा 26 अलीपुर रोड पर जाइए, मतलब जहाँ हम खड़े हुए हैं। यस 26 अलीपुर रोड पर मेरी कोठी है, आप जाकर मेरी कोठी में रहिए। बाबा साहब ने बोला कि ये तो अच्छी बात है, बताओ क्या रेंट मैं आपको उसका पे करूं, कितना किराया लेंगे आप मुझसे। तो उन्होंने बोला बाबा साहब मैं आपसे किराया लूँगा, उल्टा मैं तो आपके एहसानों में दबा हुआ हूँ, आप ना होते तो शायद मैं जीवित भी ना बच पाता, तो मैं आपसे किराया कैसे ले सकता हूँ, आपके तो बहुत एहसान है मुझ पर। तो बाबा साहब ने कहा कि किराया तो आपको लेना पड़ेगा, कम या ज़्यादा जो भी, क्योंकि मुझे स्वाभिमान के साथ जीना है, मुफ्त में नहीं जीना, तो किराया तो आपको लेना पड़ेगा। तो वो समझ चुके थे कि बाबा साहब कितने स्वाभिमानी और कितने सिद्धांतवादी हैं। उन्होंने बाबा साहब से बोला कि बाबा साहब आपको भी ऐसा ना लगे कि आप फ्री में रह रहे हैं और मुझे भी ये ना लगे कि मैंने वो कोठी दान में दे दी, तो आप मुझे 1 रुपीज़ रेंट पे करना। तो बाबा साहब जब तक रहते थे यहाँ पर 1 रुपीज़ रेंट पे करना। मुझे बता दो अगर तेज करना हो तो। नहीं आप कंटिन्यू देखिए एक असाधारण अर्थशास्त्री के तौर पर हम देखें बाबा साहब को, यहाँ पर दिखाया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इकोनॉमिस्ट।
एक असाधारण अर्थशास्त्री के तौर पर हम देखें बाबा साहब को, तो जब बाबा साहब ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया, और जैसा कि बाबा साहब का जो मेन सब्जेक्ट था वो इकोनॉमिक्स ही था, तो कर दिया हमने, घुमा दिया। मेन जो सब्जेक्ट था वो इकोनॉमिक्स ही था। तो बाबा साहब ने वहाँ पर जो थीसिस लिखी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, उस थीसिस का नाम था द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। और बाबा साहब की उसी थीसिस पर आज भारत का सबसे बड़ा बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना हुआ है, ठीक है। और बाबा साहब ने यहीं से बैरिस्टर है, लॉ की डिग्री अर्जित की 1922 में, ये उस टाइम की फोटो है। बाबा साहब ने हमें 3 मूल मंत्र दिए: शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उनका मानना था कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो वंचितों की बेड़ियां काट सके, और शिक्षित होकर ही संगठित हुआ जा सकता है। संगठित समाज ही संघर्ष करता है। बाबा साहब ने तभी कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो इसे पिएगा वो दाढ़ेगा। बाबा साहब ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाई। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी से जो फंड मिला था उससे बाबा साहब ने औरंगाबाद में ये मिलिंद कॉलेज का निर्माण किया। ये बाबा साहब की सेकंड वाइफ है, हालांकि जाति से ब्राह्मण थी। इनका नाम डॉक्टर शारदा कबीर था। शादी के बाद इनका नाम सविता अम्बेडकर हुआ। ये बाबा साहब हैं, ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, राय बहादुर सीके भोले। ये इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, मनोहर चिटनिस, ठीक है। बाकी ये इस कॉलेज के आर्किटेक्चर। ये बाबा साहब का फर्स्ट मूवमेंट था जिसे महाड़ आंदोलन कहा जाता है। ये एक तालाब था और इस तालाब पर या तो सवर्ण पानी पी सकते थे या उनके पशु या जानवर पानी पी सकते थे। वंचितों को, दलितों को यहाँ पर पानी पीने का अधिकार नहीं था। तो बाबा साहब इस तालाब पर अपने लगभग 10,000 अनुयायियों के साथ आए। उन्होंने कहा कि जब यहाँ पर पशु जानवर पानी पी सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं? हम क्या पशुओं से भी ज़्यादा गए गुजरे हैं जो यहाँ का पानी नहीं पी सकते? हम भी समान रूप से इंसान हैं और हम यहाँ का पानी पीकर अमर नहीं हो जाएंगे। और ये तो हवा, पानी, धूप, छाँव, ये तो नेचुरल रिसोर्स हैं, प्राकृतिक संसाधन है, और प्रकृति पर सभी का समान अधिकार होता है, किसी का भी एक अधिकार नहीं होता। तो हम यहाँ का पानी क्यों नहीं पी सकते? बाबा साहब अपने अनुयायियों के साथ इस तरह से इस तालाब पर आकर अंजलि से पानी जब पीते हैं तो मराठी में टेस्ट करने को चाव कहा जाता है। तो इस तालाब का नाम चौधार तालाब हुआ। और बाबा साहब पहले ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने पानी भी खुद अपने संघर्ष से ही लड़कर पिया। इस आधार पर हम कह सकते हैं बहाई होंगी किसी ने भी अपनी जटाओं से गंगा, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें तो पानी भी बाबा साहब आपके संघर्ष से पीना चाहिए। और इनमें प्रमुख है जोगेंद्रनाथ मंडल। जोगेंद्रनाथ मंडल ही हैं जो बाबा साहब को संविधान सभा में जितवा कर लेकर आए थे। बाबा साहब सबसे ज़्यादा वोटों से जीत कर आए थे संविधान सभा में, क्योंकि इन्होंने अपनी सीट छोड़ दी थी बाबा साहब को लड़ाने के लिए वहाँ से। और जब विभाजन हुआ, विभाजन के बाद ये पाकिस्तान चले गए और ये पाकिस्तान के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बने। मतलब दोनों ही देशों का जो संविधान लिखा, दोनों ही वंचित समाज से आते थे, दलित समाज से आते थे। पाकिस्तान के जोगेंद्रनाथ मंडल और भारत के बाबा साहब, ये कमलकांत वासुदेव चित्रे और गोविंदराव टिप्पणी, हालांकि ये दोनों जाति से ब्राह्मण थे। लेकिन जब बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन किया, मनुस्मृति को जलाया, तो इन लोगों ने बाबा साहब का साथ दिया, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि मेरा विरोध और लड़ाई ब्राह्मणवाद से है, ना कि ब्राह्मण से। क्योंकि ब्राह्मणवाद एक सोच है, एक विचार है, और लड़ाई भी विचारों की होती है, ना कि व्यक्तियों की। नासिक का कालाराम मंदिर है, और कालाराम मंदिर इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये काले पत्थरों से बना हुआ है, ब्लैक स्टोन से बना हुआ है, इसलिए इसे कालाराम मंदिर कहा गया। जिस समय वंचित इस मंदिर में एंट्री लेने वाले थे, इसके चारों तरफ के दरवाजे बंद कर दिए गए जिससे कि वंचित मंदिर में एंट्री ना ले सके। बाबा साहब ने भी उस समय कहा कि अगर मेरी भी जिद मंदिरों में घुसने की होती तो आज मैं तुम्हारे अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ पाता। और भारत भी तभी महाशक्ति बन सकता है जब मंदिरों की तरफ जाने वाली लंबी लंबी कतारें विद्यालयों की तरफ मुड़ जाएं। ठीक है, लेकिन एक धार्मिक समानता लाने के लिए ये ज़रूरी था। तो जिस बाबा साहब ने अपने इंटेलेक्चुअल माइंड से जब इस मंदिर में एंट्री तो दिलवाई, लेकिन उसी समय सवर्णों ने उन पर अटैक कर दिया, और उस अटैक में बाबा साहब के सर पर लाठी लगी और बाबा साहब बुरी तरह घायल हो गए। देखिए, हम सब लोग घर बनाते हैं अपने रहने के लिए। बाबा साहब ने ये घर बनाया था अपने बुक कलेक्शन के लिए, अपनी किताबों के लिए। और ये घर उस समय की एशिया की इंडिविजुअल सबसे बड़ी लाइब्रेरी हुआ करता था। इसी घर का नाम बाबा साहब ने राजगिरा रखा, जो दादर मुंबई में है। ये बाबा साहब के फैमिली मेम्बर्स हैं। बाबा साहब के 5 बच्चों में से एकमात्र जो जीवित बच पाए थे, बाकी सभी मलन्यूट्रिशन, कुपोषण से सभी की डेथ हो गई थी। तो एकमात्र जो बच पाए थे यशवंत राव अम्बेडकर। बाबा साहब
और ये बाबा साहब की फर्स्ट वाइफ है माता रमाबाई। ये बाबा साहब की भाभी हैं लक्ष्मीबाई। अगर आप लोग एक महानायक सीरियल अगर देखते हो तो जी। उसमें जो आनंद राव हैं उनकी वाइफ है ये। जी। और ये आनंद राव के बेटे मतलब बाबा साहब के भतीजे हैं मुकुंद राव। अभी राजरत्न अंबेडकर के बारे में अगर आप लोग जानते हो तो उनके ये राजरत्न अंबेडकर के दादाजी हैं। ये दादाजी। ये बाबा साहब का एक फैमिली पेट था, इसका नाम टॉबी था। ये वाली जो फोटो आप देख रहे हैं ये फोटो बाबा साहब ने अपने हाथों से क्लिक की है, अपने हाथों से खींची है ये फोटो, इसलिए इसमें बाबा साहब नहीं है। ये माई जी हैं, ये यशवंत हैं और ये बाबा साहब की भाभी हैं लक्ष्मीबाई। बाकी ये उनके फैमिली मेम्बर्स या नेबर्स रहे होंगे। ठीक है, बाबा साहब के नाम से कैसे जानते हैं? यहाँ पर कि बाबा साहब को हम बाबा साहब के नाम से कैसे जानते हैं, जबकि बाबा साहब का नाम क्या है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो बाबा साहब क्यों कहा जाता है? तो ये है त्याग मूर्ति माता रमाबाई। और त्याग मूर्ति मैंने इन्हें इसलिए कहा क्योंकि इन्होंने सब कुछ त्याग दिया बाबा साहब को बनाने के लिए। जी। आज बाबा साहब जो इतने महान बन पाए हैं, सबसे बड़ा योगदान माता रमाबाई का रहा है बाबा साहब के पीछे। ये दूसरों के घर पे जाया करती थी मजदूरी करने के लिए, उनकी लकड़ियाँ चुनने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, गोबर उठाने के लिए, गोबर के कंडे उपले बनाने के लिए। और वो मजदूरी करने के बाद जो इन्हें कलेक्शन मिला करता था, जो मेहनताना मजदूरी मिला करती थी, उसे ये बाबा साहब के लिए भेज दिया करती थी, जिससे कि बाबा साहब की पढ़ाई ना रुक सके पैसों की कमी की वजह से। लेकिन खुद अपना ध्यान नहीं रख पाई, ये भी कुपोषण की शिकार हो जाती है, मलन्यूट्रिशन की विक्टिम हो गई। बाबा साहब ने भी इन्हें बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन बचा नहीं पाए। 27 मई 1935 को माई जी का निधन हो गया। हम जो देख रहे हैं ये उनकी डेड बॉडी है, जिसे चेयर पर बिठाकर सभी ने ग्रुप फोटो लिया है। इनके निधन से बाबा साहब इतने टूट गए, इतने डिप्रेशन में आ गए कि अपने आप को लगभग 1.5 से 2 महीने के लिए एक कमरे में इन्होंने बंद कर लिया, एक रूम में आइसोलेट कर लिया, जिसकी वजह से बाबा साहब को भी स्किन डिसीज़ हो जाती है, त्वचा की बीमारी। और बाबा साहब को स्किन डिसीज़ हो गई और डिप्रेशन में आ जाते हैं बाबा साहब, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए। और डिप्रेशन में आने की वजह से डॉक्टर उन्हें सलाह देते हैं और त्वचा की बीमारी की वजह से डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप इस तरह के ढीले ढाले कपड़े पहनिए और अपना सर मुंडवा कर रखिए। जब बाबा साहब के फॉलोअर्स ने इस भेष में बाबा साहब को देखा और उन्होंने ये महसूस किया कि बाबा साहब ने हमारे लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, अपने चारों बच्चों की बलि दे दी, माई जी उनके लिए डेथ हो गई, तो बाबा साहब के लिए जो उनके मन में जो प्यार जागा, क्योंकि मराठी में पिता को बाबा कहा जाता है, तो उनके सभी फॉलोअर्स ने बाबा साहब को अपने पिता समान माना और बाबा साहब के नाम से रिझाया गया। यहाँ पे और भी जो है ना अपने साथियों को सभी को बुला लो एक बार, थोड़ा डीप देखिए, एक बार सभी को बुला लो क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा है जिस पे तुम्हें भी गर्व होना चाहिए। उत्कृष्ट ज्ञान के साधक, और वास्तव में बाबा साहब उत्कृष्ट ज्ञान के साधक ही थे। एक शॉकिंग बात मैं बताऊं आप लोगों को बाबा साहब के बारे में, तो बाबा साहब मास्टर्स इन 64 सब्जेक्ट्स, 64 सब्जेक्ट में वो मास्टर्स ही थे। ये देखिए कुछ सब्जेक्ट लिस्ट है बाबा साहब की जी। ये एल्फिस्टन कॉलेज का अटेंडेंस रजिस्टर है, ये बाबा साहब की ही हैंडराइटिंग में लेटर है। उस समय बाबा साहब 8th या 9th की बात होगी जब मैथ्स में वीक थे, तो उन्होंने मेंशन भी किया यहाँ पर वीक इन मैथमेटिक्स। ठीक है, ये कोल्हापुर नरेश को उन्होंने लेटर भेजा था। ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट पास है। ये ग्रेजिन की फीस स्लिप है। ये बोन यूनिवर्सिटी की। देखिए 1913 से 1916 तक बाबा साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में रहकर स्टडी करते हैं। तो अभी जो 2016 गया है, मतलब 1916 और 2016 कितना गैप हुआ? 100 साल। इन 100 सालों का रिसर्च किया कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने कि हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोस्ट इंटेलेक्चुअल, मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन रहे होंगे। तो इन 100 साल बाद भी बाबा साहब को फर्स्ट रैंक मिला। और बाबा साहब के सम्मान में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने मेन गेट पर उनकी एक स्टैचू लगाई और उसके नीचे लिखा द सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक, और एक शिलालेख लगाया। उस पर लिखा कि हमें गर्व है, हमारे यहाँ पढ़े हुए एक भारतीय छात्र ने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान लिख दिया। 11 भाषाओं का कंठस्थ ज्ञान, दोनों हाथों से लिखने की प्रैक्टिस, माइंड इतना शार्प कि किसी बुक को एक बार पढ़ते थे तो बाद में उसका वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कर देते थे कि 145 पेज पर क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कंटेंट है। 5 जून 1952 की ये फ़ोटो है जब बाबा साहब को कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने भारत में उनकी ग्रेट सोशल रिफॉर्म के लिए 4th डॉक्टरेट LLD की मानद उपाधि दी। एक असाधारण अर्थशास्त्री के तौर पर तो हम देख चुके हैं कि भारत का सबसे बड़ा बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो बाबा साहब की अकेली एक थीसिस
इस पे बैठ जाइए आप। बाबा साहब की अकेली एक थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ पर बना हुआ है। इसके अलावा जब बाबा साहब लेबर मिनिस्टर थे तो वाटर रिसोर्सेज, वाटर कंजर्वेशन का एक एडिशनल चार्ज था उनके पास। तो आज हम भारत के जितने भी नदी घाटी परियोजना या सिंचाई परियोजनाएं हम देखते हैं वो सारे बाबा साहब की थीसिस पर बेस्ड हैं। जैसे आपने पढ़ी भी हो दामोदर नदी घाटी परियोजना, भाखड़ा नागल बांध, सरदार सरोवर बांध, सारे बाबा साहब की थीसिस पर बने हुए हैं। यहाँ तक कि जो भारत का सेंट्रल वाटर कमीशन है, केंद्रीय जल आयोग, वो बाबा साहब की थीसिस पर बना हुआ है। आप सोचिए, जिस इंसान को कभी गंदे तालाब से पानी नहीं पीने दिया जाता था, आज उसकी थीसिस पर सेंट्रल वाटर कमीशन बना हुआ है जो सभी को पानी पिला रहा है। आज जो हमें बिजली मिल पा रही है, भारत की नेशनल इलेक्ट्रिक पावर पॉलिसी, वो बाबा साहब की थीसिस पर बनी हुई है। समुद्री मार्गों से जो व्यापार होता है, नेशनल नेविगेशन कमीशन, वो बाबा साहब की थीसिस पर बना हुआ है। इसके अलावा लैंड रिफॉर्म, बीमा सेक्टर, रेलवे सेक्टर, इन सब में जो सुधार हुए हैं, जो रिफॉर्म्स हुए हैं, वो बाबा साहब की थीसिस पर बने हुए हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बाबा साहब सिर्फ संविधान निर्माता नहीं बल्कि आधुनिक भारत के निर्माता हैं। एक समाज सुधारक के तौर पर बाबा साहब ने बहुत सारे काम किए और इन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसके माध्यम से बाबा साहब वंचितों की दबी आवाज़ को बाहर लेकर आते हैं। जैसे जनता, समता, बहिष्कृत भारत, मूक नायक, ठीक है। इन सब के अलावा बाबा साहब का एक और पाक्षिक था, उसका नाम था प्रबुद्ध भारत। देखिए, जात पात उन्मूलन के समर्थक तो बाबा साहब बचपन से थे, क्योंकि बचपन से उन्होंने जात पात को झेला था, जात पात में पले बड़े थे, इसलिए जात पात की बुराइयों को वो जानते थे। इसीलिए बाबा साहब का जो प्रथम उद्देश्य था वो जात पात को उखाड़ फेंकने का था। तभी तो बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया, तभी तो बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया, क्योंकि मनुस्मृति ही सारी बुराइयों की जड़ थी। मनुस्मृति में ही प्रावधान थे कि महिलाएं चाहे किसी भी धर्म, जाति या समुदाय की हो, महिलाओं को सिर्फ एक वस्तु समझा जाए, एक खिलौना समझा जाए, महिलाओं के साथ एक वस्तु और एक खिलौने की तरह ही व्यवहार किया जाए, उन्हें ट्रीट किया जाए। शूद्र अगर किसी भी धार्मिक मंत्र का उच्चारण कर लें, किसी भी धार्मिक मंत्र का जाप कर लें, तो उनकी ज़बान काट ली जाए। किसी भी धार्मिक पुस्तक को वो खुद से पढ़ लें तो उनकी आंखों में गर्म सलाई डाल दी जाए। किसी भी धार्मिक मंत्र को वो दूर से भी सुन लें तो उनके कानों में शीशा पिघला कर डाल दिया जाए। इन सारी बुराइयों की जड़ थी मनुस्मृति। तभी बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया 25 दिसंबर 1927 को। और जिस समय बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया, मनुस्मृति का दहन किया, कुछ लोग उनके ऊपर केस करना चाहते थे कि हम डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर केस करेंगे, उन्होंने हमारे पवित्र ग्रंथ मनुस्मृति को जलाया है। जो लोग बाबा साहब के ज्ञान को उस समय अच्छी तरह जानते थे, उन्होंने उन्हें रोका, समझाया, बोले आप डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर केस करना चाहते हो, वो खुद एक बहुत महान बैरिस्टर हैं, बहुत महान वकील हैं, तुमने उनके ऊपर केस किया और वो गलती से भी अगर केस जीत गए तो अभी तो उन्होंने तुम्हारे सिर्फ एक ग्रंथ मनुस्मृति को जलाया है। केस जीतने के बाद तुम्हारे बाकी के जो धार्मिक ग्रंथ बचे हैं ना, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, वेद, उपनिषद, उन सबको आग लगा देंगे, फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ तक कि पंडित मदन मोहन मालवीय का पब्लिक स्टेटमेंट ये रहा बाबा साहब के लिए कि भारत के सारे ब्राह्मण मिलकर भी अकेले डॉक्टर अंबेडकर के ज्ञान का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि वो ज्ञान के अथाह सागर हैं। क्योंकि सेम कंटेंट है नहीं, खुली हुई किताब के रूप में, और खुली हुई किताब के रूप में इसलिए, ओपन बुक शेप में इसलिए क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। बिकॉज बाबा साहब वाज द प्रिंसिपल आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये डेडिकेट किया गया है उन्हें। जैसे ये मेन गेट था, मेन गेट से आपने एंट्री ली, सामने अशोक स्तंभ है, वो बोधि वृक्ष है, ये 2 तोरण द्वार हैं जो सांची के स्तूप, सांची को दिखाते हैं। वो महापरिनिर्वाण स्थल है जो बताता है कि बाबा साहब ने यहाँ पर अपनी अंतिम सांस ली। और बाकी हम यहाँ पर लोकेट हैं, हम नीचे जाएंगे तो ये मेडिटेशन हॉल है, यहाँ पर तथागत बुद्ध की प्रतिमा है, यहाँ पर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। बाकी इसका जो बैक गेट है, इसके बैक गेट के मतलब इस गेट के ठीक सामने जो केजरीवाल का भी है, फोटो ढंग से ले लो, कौन था अरुण, फोटो ढंग से लिए इसका। लॉ मिनिस्टर बनाया गया तो बाबा साहब चाहते थे कि महिलाएं चाहे किसी भी धर्म, जाति या समुदाय की हों, महिलाओं का सिर्फ शोषण हुआ है, उत्पीड़न हुआ है, महिलाओं से उनके अधिकारों को छीना गया है, तो क्यों ना महिलाओं को भी उनके राजनीतिक और सामाजिक अधिकार दिए जाएं, जिससे कि महिलाओं की स्थिति में सुधार हो और वो एक सामाजिक दायरे में हो। तो बाबा साहब हिंदू कोड बिल लेकर आते हैं, और हिंदू कोड बिल में बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बहुत सारे अधिकारों की बात की, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू मैरिज, राइट टू इंटरकास्ट मैरिज, राइट टू डिवोर्स, राइट टू अडॉप्शन। ये सारे अधिकार आज जो महिलाओं को मिले हुए हैं, सोचिए इन अधिकारों की बात बाबा साहब लगभग 100 साल पहले कर चुके थे, और उस टाइम की जनरेशन को वो बात एक्सेप्ट नहीं हुई, क्योंकि उस समय के लोग
लोगों का पब्लिक स्टेटमेंट ऐसे रहते थे कि महिलाएं पार्लियामेंट में जाकर क्या चूल्हा जलाएंगी या रोटियां बनाएंगी, या शूद्र पार्लियामेंट में जाकर क्या हल चलाएंगे। तो वो उनकी मेंटेलिटी को दर्शाता है। जबकि बाबा साहब ने कहा था कि मैं किसी भी समुदाय की प्रगति वहाँ की महिलाओं की प्रगति के आधार पर नाप